हाय फ्रेंड्स, ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से मैं दीपक कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से बायोलॉजी 12th क्लास का यहां पर सिलेबस शुरू किए हैं और उसको लगातार हम लोग वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने जो पिछला हम लोग का क्लास हुआ था तो उसमें हम लोग मेन अलैंगिक जनन की क्रिया के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग मुकुलन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, यानी कि मुकुलन कैसे होता है जीवों में और कौन कौन से जीव मुकुलन करते हैं, मुकुलन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये सारी चीजें हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, आज का जो हम लोग का क्लास होगा इसमें मुख्य रूप से हम लोग पहले पहले तो खंडन की क्रिया को समझेंगे, फ्रेगमेंटेशन, और फ्रेगमेंटेशन के बाद में हम लोग मेन यहाँ पर रीजेनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन की क्रिया को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे आगे जो है बीजाणु जनन के बारे में भी। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास में वीडियो के लिंक को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग जो हैं हमारे चैनल से जुड़ सके। ठीक है, चलिए अब जो है आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए बाबू, आज का जो हम लोग का टॉपिक होने जा रहा है उसमें सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका खंडन। क्या होगा जी, तो ये हो जाएगा खंडन। खंडन के मतलब हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक ना, फ्रेगमेंटेशन। अब देखो बाबू, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। प्रोसेस में नाम ही दिया है क्या, तो खंडन। तो खंडन में एक चीज, एक वर्ड छिपा हुआ है क्या, तो खंड छिपा हुआ है। खंड मतलब फ्रैगमेंट, ठीक ना हो, फ्रैगमेंट। अब ध्यान से समझिए, यानी कि इसमें आपको समझना है कि ये प्रोसेस होता कैसे है। तो देखो बाबू, इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि कोई भी जो जनक जीव जो है ना, जनक जीव मतलब क्या, जो पेरेंट सेल है, तो पेरेंट बॉडी जो है उसके शरीर का कोई भाग जो है ना, शरीर का कोई हिस्सा जो है वो टूट करके और जनक शरीर से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ध्यान से समझिए, यानी कि अगर आपसे पूछे कि फ्रेगमेंटेशन क्या है तो इसमें कहिएगा आप कि सबसे पहले पहले इसमें क्या होगा जी, तो इसमें सबसे पहले पहले जो जनक जीव है, तो जनक जीव के शरीर का, जनक जीव के शरीर का कोई हिस्सा, ठीक ना हो, कोई हिस्सा, जनक जीव के शरीर का कोई हिस्सा क्या हो जाएगा, तो टूट कर अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है ना, तो पहला तो चीज आप समझ गए, ठीक ना। देखो भाई, जनक जीव के शरीर का कोई हिस्सा, कोई खंड जो है ना, ध्यान से समझिए कि कोई खंड जो है ना, खंड यानी कि फ्रैगमेंट जो है, वो फ्रैगमेंट क्या हो जाता है, टूट के अलग हो जाता है। ठीक ना, जनक जीव के शरीर से क्या हो गया, एक फ्रैगमेंट यानी कि एक खंड जो है, एक टुकड़ा जो है वो टूट करके अलग हो जाता है। समझ गए इतना। अब देखिए, ये जो फ्रैगमेंट इसमें से टूटा, तो इस फ्रैगमेंट से ही, यानी कि जो टूटा हुआ खंड है ना बाबू, टूटा हुआ खंड से, जो टूटा हुआ खंड है, तो टूटा हुआ खंड से ही क्या हो जाएगा, खंड से नए संतान की उत्पत्ति होती है, नए संतान की उत्पत्ति। ठीक है ना बाबू। अब ध्यान से आप समझिए, बात को एकदम आराम से समझिएगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपसे पूछे बाबू, अगर आपसे पूछे कि खंडन क्या है तो आप क्या कहिएगा, फ्रेगमेंटेशन मींस क्या होता है, तो आप कहिएगा कि फ्रेगमेंटेशन जो है वो अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें होता क्या है, तो जिसमें जो जनक जीव है, जनक जीव यानी कि जिस जीव के द्वारा जनन किया जाएगा, ठीक ना, तो जनक जीव जो है, तो जनक जीव के शरीर का कोई हिस्सा जो है, कोई उसका भाग जो है वो क्या हो जाता है, तो टूट करके अलग हो जाता है। यानी जनक जीव के शरीर से क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा और अलग होने के बाद में उसी हिस्से से, यानी जो टूटा हुआ खंड है, उस टूटे हुए खंड से ही, उस टूटे हुए फ्रैगमेंट से ही क्या हो जाएगा, एक नए जीव का विकास हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग फ्रैगमेंटेशन या फिर इसको हम लोग खंडन कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर समझ में आ गई है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसमें मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखिए, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये जो खंडन की क्रिया जो होती है तो आखिर ये होती किस में है। तो देखो बाबू, खंडन के अगर पूछे कि इसके एग्जाम्पल क्या है, ठीक ना,
खंडन के एग्जाम्पल कौन कौन है? तो देखिए, एक तो आपको ध्यान देना है कि ये जो है ये स्पंज में होता है, पहला नंबर। तो स्पंज के अलावे जो है ये हाइड्रा में भी होता है। हाइड्रा के अलावे जो है ये कुछ जो शैवाल होते हैं बाबू, तो शैवालों में भी क्या होता है? खंडन की क्रिया के द्वारा जनन होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आप ध्यान दे रहे हैं। अब देखिए, एक बार फिर से समझिए। आपसे प्रश्न पूछेगा कि खंडन क्या है, तो क्या कहिएगा कि खंडन की विधि में क्या होता है ना कि मेन जनक जीव के शरीर से कोई टुकड़ा अलग होगा टूट करके, और जो टूटा हुआ खंड है ना, जो टूटा हुआ टुकड़ा है, उससे क्या हो जाएगा? नया जीव का विकास हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? इसे कहेंगे खंडन। खंडन किस में होता है? तो खंडन जो है ये मुख्य रूप से आपका शैवाल में होगा, ठीक ना। इसके बाद में ये मुख्य रूप से आपका जो है हाइड्रा में होता है। इसके अलावा ये किस में होता है? तो हाइड्रा के अलावा ये आपका स्पंज में हो जाता है। ठीक है, तो ये मेन आपको एग्जाम्पल जो है उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप लोग का जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा, तो चैप्टर खत्म होने के बाद में हम आपका इससे रिलेटेड एक टेस्ट भी लगाएंगे यूट्यूब पर। ठीक है, तो आप लोग को ये सारी बातें एकदम हम उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखो बाबू, खंडन की क्रिया तो हम लोगों ने समझ लिया। खंडन की क्रिया के बाद में अगला जो आपका टॉपिक हो जाएगा, तो वो हो जाता है पुनरुद्भवन। ठीक है, क्या हो जाता है? तो पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन बोले तो इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग कहते हैं रीजेनरेशन। ठीक है, रीजेनरेशन। अब बात को आप अच्छे तरीके से समझिएगा कि आखिर ये रीजेनरेशन या पुनरुद्भवन होता क्या है। ध्यान से समझिएगा, सारी बातें आपको क्लास में ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए बाबू, आपको ध्यान देना है कि अगर आपसे पूछे कि पुनरुद्भवन क्या है, देखो पुनरुद्भवन जो है ना, ये भी आपका खंडन के जैसा ही है, ठीक ना। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि इसमें जो जनक जीव है ना बाबू, तो जनक जीव का शरीर जो है ये अनेक टुकड़ों में बंट जाता है, ठीक ना। अनेक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया। जनक जीव का शरीर जो है क्या हो जाता है? अनेक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, देखो जैसे इसका एक एग्जाम्पल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेनेरिया। ठीक ना, तो प्लेनेरिया में मेन आपको ध्यान देना है कि प्लेनेरिया में मेन आपका यहाँ पे पुनरुद्भवन की क्रिया के द्वारा जनन होता है। ठीक है, तो आप समझिए, हमने क्या बताया आपको कि इसमें पुनरुद्भवन की क्रिया में सबसे पहले पहले क्या होगा? तो जो जनक जीव है, तो जनक जीव का जो बॉडी है, तो बॉडी क्या हो जाएगा? अनेक टुकड़ों में टूट जाएगा। देखो बाबू, जैसे मान के चलिए ये आपका हो गया प्लेनेरिया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बाबू? प्लेनेरिया हो गया। देखिए कुछ इस टाइप से उसका स्ट्रक्चर होता है प्लेनेरिया का। ठीक है, प्लेनेरिया का इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब देखो हुआ क्या कि प्लेनेरिया का हमने क्या बताया कि मतलब अगर इसमें होगा पुनरुद्भवन, तो पुनरुद्भवन की क्रिया में प्लेनेरिया जो है इसका बॉडी क्या हो जाएगा? अलग अलग हिस्सों में टूट जाएगा। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि इसका जो बॉडी है वो क्या हो रहा है बाबू? अलग अलग हिस्सों में टूट जा रहा है। देख रहे हैं ना, टूट गया अलग अलग हिस्सों में। देखिए 3 हिस्सा में अलग अलग टूट गया ना। अब देखो होता क्या इसके बाद में, अलग अलग हिस्सों में टूटने के बाद क्या होता है कि इस प्लेनेरिया का मेन जो मतलब देखो अलग अलग हिस्सा में टूट गया, और देखो टूटने के बाद में इसके जितने हिस्से हुए हैं, जितना एक भाग बना है, तो उन सारे हिस्सों से क्या होता है कि एक एक नया नया प्लेनेरिया जो है वो बन जाता है। जैसे देखो बाबू, यहां पर क्या था कि ये वाला बॉडी क्या था? ऊपर वाला हिस्सा यहां पर था, तो इसमें क्या करेगा? ऊपर वाला हिस्सा अगर है तो नीचे वाले पूरे पार्ट को ये अपना फिर से बना लेगा, और बनाने के बाद में एक नया जो है संतति प्लेनेरिया का निर्माण कर देगा। ठीक है, बाकी इसमें देखिए, इसमें क्या है ना आपका कि बीच वाला जो हिस्सा है बाबू, ये बीच वाला हिस्सा पहले से है, तो ये क्या करेगा इसमें? तो इसमें ऊपर वाला जो हिस्सा है तो उसको
और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको, इन दोनों को ये फिर से डेवलप कर लेगा और डेवलप करने के बाद में एक नए संतति प्लेनेरिया का निर्माण कर लेगा। ठीक है, बाकी इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें तो आपका नीचे वाला ही सबसे हिस्सा जो है वो बना हुआ था। अब देखो तो ये क्या करेगा इसमें, तो इसमें ऊपर वाले दोनों हिस्सों को बना लेगा और बनाने के बाद में क्या करेगा, तो एक नए संतान की उत्पत्ति कर देगा। तो अब देखिए, आप बात को समझिए, आपको ध्यान देना है कि पुनरुद्भवन की क्रिया अगर पूछे तो आपको कहना है कि पुनरुद्भवन जो है एक ऐसी क्रिया है जिसमें जनक जीव का शरीर जो है वो अनेक टुकड़ों में बट जाता है, बट गया है। और बटने के बाद में देखिए कि प्रत्येक टुकड़ा जो है ना, प्रत्येक टुकड़ा जो है, प्रत्येक टुकड़ा अपने खोए हुए, ठीक ना, अपने अपने लुप्त, ठीक ना, अपने लुप्त अंगों को, अपने लुप्त अंगों को पुनः पुनः विकसित करके, पुनः विकसित करके नए संतान की उत्पत्ति करता है, नए संतान की उत्पत्ति करता है। ठीक है, अब बात को हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, फिगर से आप सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। फिगर में आपने क्या देखा कि यहां पर पुनरुद्भवन की जब क्रिया हुई तो सबसे पहले पहले जो जनक जीव है, तो जनक जीव का शरीर क्या हो गया, अलग अलग खंडों में टूट गया। अब बात को समझो, अलग अलग खंडों में जब टूट गया पूरी तरह से, तो क्या जीव जीवित रहेगा? तो आप कहिएगा कि नहीं सर, इतना टुकड़ा में जब उसको तोड़ दिया जाएगा तो ये जीवित कैसे रहेगा, तो मर गया। तो देखो, वाकई में ये क्या हो गया है, जब अलग अलग खंडों में टूट गया तो टूटने के कारण ये जीव क्या हो गया है, मर गया एक प्रकार से, ठीक ना। और उसके बाद में इसके जितने भी टुकड़े हैं तो उन सभी टुकड़ों में जो अंग था वो तो था, लेकिन बाकी जो अंग गायब हो गए थे। जैसे इस टुकड़ा में क्या है कि नीचे वाले दोनों अंग गायब हैं, ठीक ना, तो ये क्या करेगा कि नीचे वाले अंगों का विकास करेगा। तो वही मैंने बताया कि जो प्रत्येक टुकड़े हैं, तो प्रत्येक टुकड़ा क्या करेगा, अपने लुप्त हुए अंगों को दोबारा से विकसित करके और फिर क्या करेगा, तो अपने एक नए संतान की उत्पत्ति कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो इसको हम लोग पुनरुद्भवन कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पुनरुद्भवन की क्रिया आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो आप लोग एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, या फिर अगर मानते हैं दिक्कत है तो दिक्कत जो है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताइए कि कहां पे आपको समस्या हुई है। उसको हम अगले वीडियो में और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बाबू, इसमें भी आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो है एग्जाम्पल, कि आखिर ये जो आपका ये जो होता है आपका यहां पर जो पुनरुद्भवन होता है, तो आखिर ये होता किसमें है। तो देखिए, सबसे पहले पहले तो मैंने आपको बता दिया कि एक प्लेनेरिया जो है इसमें आपका हो जाएगा। इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि स्पाइरोगायरा जो है, तो स्पाइरोगायरा में भी ये होता है। इसके बाद में आपको एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो है ना, तो ये हाइड्रा में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है। ये जो है ये स्पंज में भी होता है, ठीक है ना, हाइड्रा में भी होता है, स्पंज में भी होता है, प्लेनेरिया में होता है, और फिर किस में होता है, तो स्पाइरोगायरा में होता है। ये इन सभी जीवों में क्या होता है, तो इन सभी जीवों में पुनरुद्भवन की क्रिया के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ और चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। देखिए, आपको ध्यान देना है कि आपसे यह भी एक प्रश्न बन सकता है कि जो स्पंज है, तो स्पंज में पुनरुद्भवन की जो खोज हुई थी, तो स्पंज में पुनरुद्भवन की क्रिया की खोज किसने किया था, ये आपसे एक प्रश्न बन सकता है। तो आप ध्यान दीजिए कि स्पंज में पुनरुद्भवन की क्रिया की खोज जो है वो विल्सन ने किया था। किसने किया था, तो स्पंज में पुनरुद्भवन की क्रिया की खोज जो है वो किसने किया था, तो वो विल्सन ने किया था। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक जो है आप सबको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा एक चीज आपको यहां पर और समझना होता है। जैसे देखिए, आपसे ना एग्जाम्पल में एक और चीज पूछ सकता है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है जो जानना चाहिए आपको। देखो, सामान्यतः जो पुनरुद्भवन की क्रिया है उससे क्या हो रहा है कि पुनरुद्भवन की क्रिया के द्वारा यहां पर मेन जो है नए जीवों की उत्पत्ति हो रही है, यानी कि जनन हो रहा है, ठीक ना। लेकिन इस प्रोसेस के द्वारा कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें कटे हुए या नष्ट हुए अंगों का भी विकास किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें तो एक होती है छिपकली, ठीक ना हो, छिपकली।
तो आप लोग ध्यान दीजिए कि जो छिपकली है बाबू, तो छिपकली में जो उसका कटा हुआ जो मतलब कटा हुआ जो उसका पूंछ है, ठीक ना हो, कटा हुआ पूंछ का जो विकास होता है, तो कटे हुए पूंछ का विकास भी किस प्रोसेस के द्वारा होता है? तो ये होता है आपका पुनरुद्भवन की क्रिया के द्वारा। यानी कि अब देखिए, आपसे यह भी प्रश्न बन सकता है कि अगर कोई जीव है, उस जीव के शरीर का कोई अंग जो है डैमेज हो गया है, कोई कट गया है, ठीक ना, तो उस कटे हुए अंग के विकास में कौन सी क्रिया रिस्पॉन्सिबल होती है? तो वो भी कौन हो जाएगी? पुनरुद्भवन। लेकिन हाँ, आपको यह भी ध्यान देना है कि ये सारे जीवों में नहीं हो सकता है, कुछ ही ऐसे जीव हैं जिनमें कि ये प्रोसेस होता है। जैसे मैंने एग्जांपल एक दिया है कि छिपकली जो है, तो छिपकली में अगर पूंछ कट जाता है, तो पूंछ कटने के बाद में आप लोग देखे होंगे कि छिपकली जो है ना, छिपकली में कुछ दिनों के बाद में नया पूंछ का विकास हो जाता है, ठीक। तो उस नए पूंछ का विकास जो होता है, तो वो किस प्रोसेस के द्वारा होता है, ये आपसे प्रश्न बनेगा। तो आप क्या कहिएगा कि नए पूंछ का विकास जो है वो किसके द्वारा होता है? तो पुनरुद्भवन की क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। चलो बाबू, ये जो है अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? तो अभी तक जो है, अभी तक हम लोगों ने मुख्य रूप से जो यहाँ पर पुनरुद्भवन की क्रिया है वहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको जो अगला जो टॉपिक बताने जा रहे हैं वो है आपका बीजाणु जनन, ठीक है। क्या है? तो बीजाणु जनन, ठीक है ना। बीजाणु जनन यानी कि आपका इसमें हो जाएगा स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन। अब देखो, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा भी कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें प्रजनन की क्रिया होती है, और खास करके इसमें आपको ध्यान देना है कि स्पोर फॉर्मेशन जो है ये या तो कवक में होगा या फिर ये मुख्य रूप से आपके शैवाल में होता है, ठीक ना। यानी कि जो बीजाणु जनन की क्रिया है, तो बीजाणु जनन की क्रिया के द्वारा कौन प्रजनन करता है? तो आप कहिएगा कि बीजाणु जनन की क्रिया के द्वारा या तो कवक प्रजनन करेगा या फिर कौन करेगा? तो या फिर आपका शैवाल करता है, ठीक है। अब बात को आप अच्छे तरीके से समझिएगा, इसमें जो भी चीजें हैं आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो बाबू, सबसे पहले जो है आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि भैया आखिर ये बीजाणु क्या होता है, ठीक है। ध्यान से समझो, आपको सबसे पहले क्या समझना है कि इसमें जो बीजाणु वर्ड आया है, ठीक ना हो, बीजाणु, तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आखिर ये बीजाणु यानी कि जो स्पोर है, तो स्पोर क्या होता है। सबसे पहली बात आप ये समझिए कि स्पोर जो है, तो स्पोर होता क्या है। देखो बाबू, अगर आपसे पूछे कि स्पोर क्या है, तो आप एक चीज इसमें ध्यान रखिए कि स्पोर जो है ना, ये एक कोशिक, ठीक है, एक कोशिक केंद्रक युक्त एक कोशिक केंद्रक युक्त सूक्ष्म संरचनाएं हैं, ठीक ना, सूक्ष्म संरचना है। ये क्या है जी? तो एक कोशिकीय केंद्रक युक्त सूक्ष्म संरचना है जो क्या करती है? तो एक जनन इकाई के रूप में कार्य करती है, जनन इकाई के रूप में कार्य करती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, वैसा भी नहीं आएगा। सुनिए, आपसे पूछे पहली बात कि स्पोर होते क्या है, तो स्पोर देखो बाबू, स्पोर जो है ना, यानी कि जो बीजाणु है, तो बीजाणु के बारे में एक चीज आपको ध्यान देना है कि बीजाणु जो है ना, ये सूक्ष्म संरचना होती है, एकदम छोटा छोटा जो है ना, एकदम बहुत ही सूक्ष्म आकार की संरचनाएं होती हैं, और एक कोशिकीय संरचना होती है, ठीक, जो क्या करती है कि जो डेवलप होकर के और एक नए जीव का विकास कर देती है। और चूंकि देखिए, डेवलप होकर के और एक नए जीव का विकास कर देती है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं कि ये एक जनन इकाई के रूप में कार्य करती है, ठीक है। बात को आप समझ गए ना।
तो आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछे कि स्पोर या बीजाणु है क्या, तो आप क्या कहिएगा कि स्पोर या बीजाणु जो है वो केंद्रक युक्त सूक्ष्म एक कोशिकीय संरचनाएं होती हैं जो क्या करती हैं, जो यहां पर मतलब कि विकास करके, जो अंकुरित होकर के और नए जीव का विकास कर देती हैं। इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, तो इनको जनन इकाई के रूप में देखते हैं कि ये जनन इकाई के रूप में कार्य कर रही हैं। ठीक है, अब देखो बाबू, अब देखिए ये तो हो गया आपका कि बीजाणु क्या होता है। देखो बीजाणु के बाद में अगला जो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है वो है कि भैया ये बीजाणु जनन क्या होता है। तो देखो ध्यान से समझो, अगर आपसे पूछे कि बीजाणु जनन क्या है तो आप कहिएगा कि जब कोई जीव, ध्यान से समझो बाबू, कि जब कोई जीव के शरीर में, जब कोई जीव के शरीर में सूक्ष्म, ठीक ना हो, सूक्ष्म एक कोशिक क्या उत्पन्न होते हैं, तो बीजाणु बनते हैं। ठीक ना, जब किसी जीव के शरीर में सूक्ष्म एक कोशिकीय बीजाणु बनते हैं और जो क्या करते हैं, बीजाणु बनते हैं जो अंकुरित होकर नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। ठीक ना, नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो यह प्रक्रिया जो है ये क्या कहलाती है, तो यह प्रक्रिया मेन जो है आपका बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक ना हो, बीजाणु जनन कहलाती है। अब बात को हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछे कि बीजाणु जनन क्या है तो आप क्या कहिएगा, बीजाणु जनन पूछे कि क्या है तो आप क्या कहिएगा कि बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव जो है ना, मतलब जो जनक जीव है, तो जनक जीव क्या करता है कि जनक जीव के शरीर में छोटी छोटी सूक्ष्म एक कोशिकीय संरचनाएं बनती हैं। ठीक ना, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। और यही बीजाणु जो है फिर क्या करते हैं कि शरीर से बाहर निकल के और फिर अंकुरित होते हैं बाहरी वातावरण में आने के बाद में, और अंकुरित होकर के एक नए जीव की उत्पत्ति कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहां पर एक हम आपको जीव बना रहे हैं जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास। क्या नाम है बाबू, तो जिसका नाम है आपका क्लेमाइडोमोनास। अब देखिए क्लेमाइडोमोनास जो है ना बाबू, कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है और ध्यान से समझो, इसमें यहां पर ऐसे फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक ना, अब देखो होता क्या है कि जब इसमें जनन करना होता है, जब क्लेमाइडोमोनास में प्रजनन करना होता है तो ये क्या करता है कि अपने बॉडी के भीतर कुछ इस प्रकार के अनेक जो है ना, मतलब बहुत संख्या में जो है ना, यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे बीजाणु बना लेते हैं। छोटे छोटे क्या बना लेते हैं जी, बीजाणु बना लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से ऐसे छोटे छोटे बीजाणु इसमें बना लेते हैं ये। ठीक ना, और ध्यान से समझो बाबू, ये जो बीजाणु इसमें बने ना, ध्यान से समझिए, इसमें क्या हुआ कि छोटे छोटे बीजाणु बन गए और ये बीजाणु जो है, फिर ये बीजाणु जो है ना इसको तोड़ करके और बाहर निकल जाते हैं। ठीक ना, ऐसे मतलब जो बीजाणु है क्या हो गए, इधर बाहर निकल गए, और बाहर जैसे ही निकले तो बाहर निकलने के बाद में ये क्या हो गए, बाहर निकलने के बाद में अंकुरित होकर के और अपने आप को डेवलप करके और क्या करते हैं, तो एक नए संतान की उत्पत्ति कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो इसी को हम लोग कहते हैं बीजाणु जनन। ठीक है ना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग बीजाणु जनन कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको पूरा बात इधर वाला समझ में आ गया होगा। अब देखो आपको एक चीज और समझना है। देखिए अब हम आपको बता दिए कि बीजाणु जनन होता क्या है। तो बीजाणु जनन अगर पूछे कि क्या है तो आप कहिएगा कि जब कोई जीव के शरीर में क्या बनेगा, सूक्ष्म एक कोशिकीय संरचनाएं यानी कि बीजाणु बनेंगे जो अंकुरित होकर के और नए संतान की उत्पत्ति कर देंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग बीजाणु जनन कहेंगे। ये हम आपको समझा दिए। हम आपको ये भी समझा दिए कि बीजाणु क्या होते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि बीजाणु किसे कहते हैं तो आप कहिएगा कि बीजाणु जो है ये सूक्ष्म एक कोशिकीय संरचनाएं होती हैं जो क्या करती हैं कि एक जनन इकाई के रूप में कार्य करती हैं, जो फिर विकसित होकर के अंकुरित होकर के एक नए संतान की उत्पत्ति कर देती हैं। ठीक है, ये भी आपका क्लियर है। अब देखो इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि जो यहां पर बीजाणु हमने बताया, तो बीजाणु जो है ना, तो बीजाणु के अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक ना, देखो हमने आपको बताया कि जो बीजाणु है बाबू, तो बीजाणु आपके दो जीवों में बन सकते हैं। ये या तो आपके कवक में बन सकते हैं, देखिए ध्यान से समझिए, ये या तो आपके शैवाल में बन सकते हैं, ठीक ना हो,
और या फिर ये जो है ये किसमें बन सकते हैं, ये बन सकते हैं कवक में, ठीक ना। यहीं पर हम शैवाल लिख दे रहे हैं। देखो यहाँ पर ये जो है आपका क्या हो गया, शैवाल हो गया, और ये क्या हो गया आपका कवक, ठीक ना। तो ये या तो कवक में बनेंगे या फिर किसमें बनेंगे, शैवाल में। तो देखिए शैवाल में जो बनते हैं तो उसमें आपको ध्यान देना है, इसमें सबसे पहला जो है आपका ये हो जाएगा चल बीजाणु। सबसे पहला जो टाइप हो जाएगा कौन हो जाएगा, चल बीजाणु। इसी को हम लोग कहते हैं जूस्पोर। क्या कहते हैं जी, जूस्पोर। यहां पर लिख दे रहे हैं, नहीं तो इधर नहीं आएगा पूरा। जूस्पोर, जूस्पोर, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा इसमें हो जाता है ये हो जाता है आपका अचल बीजाणु। क्या हो जाता है जी, अचल बीजाणु। और ध्यान से समझो बाबू, जो अचल बीजाणु है तो अचल बीजाणु को हम लोग कहते हैं एल्पेनोस्पोर, ठीक है ना, हो एल्पेनोस्पोर हो गया। इसके बाद में जो इसमें थर्ड टाइप हो जाता है उसी को हम लोग कहते हैं सुप्त बीजाणु। क्या कहते हैं, सुप्त बीजाणु। और ये जो सुप्त बीजाणु हैं इनको हम लोग कहते हैं हाइप्नोस्पोर, ठीक ना, हाइप्नोस्पोर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीन हो गए। और चौथा जो है वो हो जाता है आपका यहां पर एकाइनिट। क्या होता है, एकाइनिट। तो इस प्रकार से ये चौथा हो गया, ठीक ना। एकाइनिट को हम लोग एकाइनिट ही कहते हैं, ठीक ना, एकाइनिट हो गया। तो ये देखिए ये चारों जो है ना, ये चारों शैवाल में बनते हैं। पूछेगा कि शैवाल में कौन कौन से बीजाणु बनते हैं, तो आप कहिएगा कि इसमें चल बीजाणु बन सकते हैं, इसमें अचल बीजाणु बन सकते हैं, इसमें जो है सुप्त बीजाणु बन सकते हैं, और इसमें क्या होते हैं, इकाइनिट बन सकते हैं, ठीक ना। देखो इसको याद करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। आपसे पूछे कि शैवाल में बनने वाले बीजाणु कौन है, तो आप कहिएगा कि चल, चल, ठीक। तो चल बीजाणु हो गया। अब इसके बाद में क्या हुआ ना कि चलना मैंने बंद कर दिया, चलना बंद कर दिया मतलब अचल हो गया, ठीक ना। तो उससे क्या हो गया, अचल बीजाणु बन गया। अब अचल के बाद में क्या हो गया ना कि अचल मतलब कि चलना बंद करने के बाद में, रुकने के बाद में क्या किया, वो फिर उसको सोने का मन कर दिया तो सुत गया। तो सुत गया तो उससे क्या हो गया, सुप्त बीजाणु हो गया, ठीक ना। और उसके बाद में जब सुत गया तो आप कहिएगा अरे इका कर रहा है, इका कर रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, एकाइनिट हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि ये चारों बीजाणु आपको याद हो गया होगा, ठीक ना। चल बीजाणु, अचल बीजाणु, सुप्त बीजाणु और इकाइनिट, ठीक ना। अब देखिए इन चारों के बाद में आपको ध्यान देना है कि जब आपसे पूछेगा कि कवक में कौन कौन से बीजाणु बनते हैं, तो देखिए इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है कि इसमें पहला जो आपका हो जाएगा कवक में, तो पहला आपका इसमें हो जाएगा, ध्यान से समझिए, इसमें पहला जो है वो हो जाएगा आपका एस्पोरेंजियोस्पोर। क्या हो जाएगा, एस्पोरेंजियोस्पोर, ठीक ना, एस्पोरेंजियोस्पोर। जो इसमें सेकंड होगा तो एस्पोरेंजियोस्पोर के बाद में जो सेकंड होगा उसको हम लोग कहते हैं क्लेमाइडोस्पोर, ठीक ना, हो क्लेमाइडोस्पोर कहते हैं। तीसरा जो इसमें हम आपको बताएंगे ये इसमें हो जाएगा आपका यहां पर, तीसरा जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ओइडिया। क्या हो जाएगा, ओइडिया हो जाएगा। और ओइडिया के बाद में जो आपका जो लास्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे कोनिडिया, ठीक ना, कोनिडिया। तो ये सारे जो है ये चार प्रकार के आपके कवक में बन रहे हैं और चार प्रकार के किसमें बन रहे हैं, ये बन रहे हैं शैवाल में, ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको आसानी से एकदम समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब एक बार फिर से इसको रिकॉल करिए। आपसे पूछेगा कि बीजाणु क्या है, तो आप कहिएगा कि बीजाणु जो है वो सूक्ष्म एक कोशिकीय संरचनाएं होती हैं जो क्या करती हैं, जो एक जनन इकाई के रूप में कार्य करती हैं और अंकुरित होकर के और एक नए संतान की उत्पत्ति करती हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में आपसे पूछेगा कि जो आपका यहां पर क्या हो गया, बीजाणु जनन, तो बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा कि बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें जो जीव है, जो जनक जीव है, तो जनक जीव के शरीर में सूक्ष्म एक कोशिकीय संरचनाएं यानी कि बीजाणु का निर्माण होता है और फिर ये बीजाणु जो है फिर बाद में अंकुरित होकर के और एक नए जीव की उत्पत्ति कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं जी, तो इसी को हम लोग बीजाणु जनन कहते हैं। आपसे पूछेगा कि बीजाणु जनन जो है, तो बीजाणु जनन के दौरान कितने प्रकार के बीजाणु बनते हैं, ठीक ना। तो आपको ध्यान देना है कि बीजाणु जनन मुख्य रूप से कवक और शैवाल दोनों में हो रहा है। तो कुछ जो बीजाणु है वो बनेंगे कवक में और कुछ किसमें बनते हैं, शैवाल में। तो देखिए शैवाल में बनने वालों के लिए क्या है, चल बीजाणु, अचल बीजाणु, सुप्त बीजाणु और एकाइनिट। ये जो है ना, ये इतने प्रकार के जो बीजाणु है ये किसमें बनते हैं, तो ये बनते हैं आपके यहाँ पर शैवाल में। और कवक में पूछे तो क्या कहिएगा, कवक में एस्पोरेंजियोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर, ओइडिया और कोनिडिया, ये चार जो है किसमें बनते हैं, ये बनते हैं कवक में। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे जो बीजाणु बन रहे हैं इन सब के बारे में
आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। कल के वीडियो में आपको बताएंगे इन सभी बीजाणुओं के बारे में कुछ जो बेसिक जानकारियां हैं वो आपको अगले वीडियो में शेयर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।